छांगुर तो एक चेहरा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छांगुर जिन चेहरों का सरदार है, या मान लीजिए छांगुर का भी कोई सरदार है, ये कब बेनकाब होंगे। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क और नेक्सस है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये बलरामपुर के छांगुर के सिर्फ लोगों को झांसा देकर अंगूठी बेचने तक सीमित नहीं है। देश में धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा है, जिसके पीछे विदेशी फंडिंग भी है। ये मामला इतना गंभीर और गहरा दिखाई पड़ता है। इसकी परतों को आज खोलते हैं। वक्त की फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है। ये कोई आम शेर नहीं है, बल्कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का एक खतरनाक संकेत था, और अब इसके पीछे के मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आया है। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं छांगुर के उस पूरे नेटवर्क की, क्योंकि एक के बाद एक कई और चेहरे सामने आ रहे हैं। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट का खुलासा करने जा रहे हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर दिखने में भले ही मासूम नजर आता हो, लेकिन हकीकत में वो भारत में अवैध धर्मांतरण और इस्लामिक कट्टरपंथ फैलाने वाला सबसे बड़ा और घिनौना खेल खेल रहा था। एटीएस और ईडी की जांच में रोजाना नए एक्सपोजे सामने आ रहे हैं, जिसने जांच एजेंसियों के चेहरे की भी होश फाख्ता कर दी है। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक छांगुर के नेटवर्क को भगोड़ा इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की कंपनियों से विदेशी फंडिंग मिल रही थी। जाकिर नाइक वही शख्स है जो भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए कुख्यात है और अब मलेशिया में छिपा बैठा है। वहीं से वो ऑनलाइन वीडियो और भाषणों के जरिए युवाओं को बरगलाने का काम करता है, और अब सामने आया कि उसका नेटवर्क भारत में एक संगठित धर्मांतरण रैकेट चला रहा था। सोर्सेस की माने तो जाकिर नाइक से जुड़ी कई कंपनियां छांगुर को फंडिंग भेज रही थी। इस साजिश में प्रतिबंधित संगठन सिमी और पीएफआई की भी भूमिका सामने आ रही है। इन संगठनों ने फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट में अहम किरदार निभाया। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन उर्फ जमालुद्दीन, जिसको हम अभी तक ये समझ रहे थे शुरुआती जांच में कि ये एक बड़ा सा पेड़ है जिसकी कई शाखाएं निकली हैं, कई पत्तियां हैं, यानी कि इसके कई गुर्गे हैं, जो उसके कहने पे वो सारा धर्मांतरण का रैकेट करते हैं। फंडिंग का लेन देन, हवाला हो, चाहे जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जितनी भी प्रक्रिया होती है वो करते हैं, और उनको अलग अलग जगह अलॉट की जाती है कि तुम्हें धर्मांतरण का काम किस तरीके से कहाँ करना है, कैसे चिन्हित करना है उन लोगों को जिनको समाज में एक ऐसा स्थान है जिसका तुम उसका उपयोग कर सकते हो, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे गरीब लोग हैं, चाहे कोई भी हो। हालांकि इसका आमतौर पर टारगेट 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं और गरीब शोषित लोग हुआ करते हैं। अब बात उस वायरल वीडियो की जिसे इस गिरोह ने इंटरनेट पर फैलाया। इसमें साफ तौर पर कहा गया, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये वीडियो देश के खिलाफ जहर उगलता है और इसका मकसद लोगों के दिलों में डर और भ्रम फैलाकर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी। एटीएस और ईडी की बलरामपुर स्थित उस आलिशान कोठी से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दस्तावेज और बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल जब्त की। इसमें साफ तौर पर विदेशी फंडिंग और प्रचार सामग्रियों के सबूत मिले। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे गिरोह के खिलाफ जांच तेज कर दी। बहुत जल्द इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने की भी तैयारी है। जाकिर नाइक देशद्रोही बयानों और धर्मांतरण की साजिशों का सरगना, छांगुर उसका मोहरा। ये गठजोड़ न सिर्फ कानून का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि भारत की आत्मा पर भी सीधा प्रहार कर रहा है। लेकिन अब पर्दाफाश हो चुका है और कानून अपने काम में जुटा है। बिहार, बंगाल, क्योंकि वो राज्य हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ही कराता था, वहाँ से लोगों को बहला फुसला कर ये ऐसे ऐसे आयोजन कराता था जहाँ से लोग बाहर से आते थे और धर्म परिवर्तन का काम उन आयोजनों के माध्यम से भारत में आके करते थे। तो एक बहुत बड़ा जाल है। धीरे धीरे इसका खुलासा निश्चित तौर से होगा, क्योंकि एजेंसियां बहुत सक्रिय हो चुकी हैं, और ऑपरेशन अस्मिता के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इस सर्च अभियान में जुटी हुई है कि जहां जहां धर्म परिवर्तन का ऐसा काम हो रहा है, ऐसा रैकेट चल रहा है, उनको पकड़ने का काम किया जाए और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम किया जाए। लखनऊ से कैमरामैन शहनवाज खान के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस। देखिए, मामला एक शख्स तक, एक जगह तक सीमित नहीं है, और इनके कई ठिकाने मिले हैं और इस नेटवर्क से जुड़े हुए कई चेहरे दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर एटीएस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब इस मामले में 2 और अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। छांगुर का भतीजा सबरोज उर्फ इमरान उर्फ बुद्धू और उसका सहयोगी शहाबुद्दीन एटीएस के हत्थे चढ़ चुके हैं। दोनों पर आरोप है कि वो आजमगढ़ में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर उनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करा रहे थे।
एटीएस की टीम ने इन दोनों आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वे आजमगढ़ जिले में एक खास मिशन पर थे। जांच में खुलासा हुआ कि ये दोनों छांगुर के सबसे करीबी और रणनीतिक सहयोगी हैं। इनका काम था गांव में जाकर गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्ग के लोगों को लालच या दबाव में लेकर इस्लाम कबूल करवाना। पुलिस को इनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस और संदिग्ध संपर्कों की पूरी सूची मिली। अब इनसे पूछताछ में देश भर में फैले इस धर्मांतरण नेटवर्क के कई और नाम सामने आने की संभावना है। सबरोज और शहाबुद्दीन लंबे समय से धर्मांतरण का गुप्त मिशन चला रहे थे। इनका नेटवर्क न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड तक फैला हुआ है। जांच में ये बात भी सामने आई कि कई मामलों में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया और पीड़ितों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर फंसाया गया। ईडी ने भी इस मामले में बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने अब तक 60 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया। ये पैसा छांगुर गिरोह के खातों में विदेशी स्रोतों से ट्रांसफर किया गया, जिसे अलग अलग हिस्सों में मजार, मदरसे और धर्मांतरण अभियान चलाने में खर्च किया गया। ईडी की छापेमारी में अब तक 15 ठिकानों पर छानबीन की गई, जिसमें मुंबई, बलरामपुर, लखनऊ और देवरिया शामिल है। इस पूरे मामले की जड़ एटीएस लखनऊ की एक एफआईआर से जुड़ी, जिसमें धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संगीन आरोप लगाए गए। अब एटीएस की टीम डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक जांच में जुट चुकी है ताकि पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। सोर्सेस की माने तो कई और नाम इस जाल में फंसे हैं जिनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस को अब तक जो सुराग मिले उनके अनुसार छांगुर का गिरोह खासकर नाबालिग लड़कियों को टारगेट करता था। उन्हें पहले प्यार का झांसा, फिर ब्रेन वॉश और अंत में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। आजमगढ़, बलरामपुर, अलीगढ़ और बहराइच जैसे मामलों में ये गिरोह कई सालों से सक्रिय था। छांगुर और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद देश में चल रहे अवैध धर्मांतरण के नेटवर्क की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो यूपी से मुंबई तक मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मायाजाल दिखाई पड़ता है। विदेशों में कई अकाउंट्स दिखाई देते हैं, विदेशों से फंडिंग दिखाई देती है। एक बात तो साफ है कि अकेला छांगुर ये सब नहीं कर रहा होगा, इसके पीछे कई और चेहरे होंगे, यानी वो लोग जो इससे फायदा उठा रहे होंगे या जिनसे ये फायदा उठा रहा होगा। साजिश बहुत गहरी है, लेकिन इसमें ऐसे भी कई लोग शामिल हो सकते हैं जो पैसे के फायदे के लिए इस बड़ी साजिश का हो सकते हैं जानते बूझते या अनजाने में हिस्सा बन गए हों। अवैध धर्मांतरण का आरोपी छांगुर लगातार ईडी के शिकंजे में है, तमाम जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। ईडी और यूपी एसटीएफ की जांच में छांगुर के विदेशी फंडिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्तियों के कारोबार का खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में सामने आया है कि छांगुर और उसके करीबी रोहरा दंपत्ति ने पनामा में कई शेल कंपनियां बनाई और उसमें करोड़ों का अवैध निवेश किया था। ईडी ने बेनामी संपत्ति के कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। छांगुर और उसके करीबी साथियों पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को अब एक ऐसी चौंकाने वाली कड़ी मिली है जो सीधे पनामा से जुड़ी है। जांच में खुलासा हुआ है कि पनामा में कई शेल कंपनियां बनाई गई जिनका इस्तेमाल करोड़ों की अवैध कमाई को छिपाने और उसके असली मालिक का पता छुपाने के लिए किया गया है। ईडी ने छांगुर के खास सहयोगी रोहरा दंपत्ति की संदिग्ध प्रॉपर्टी डील्स से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ये सब एक ऐसी बड़ी वित्तीय साजिश की ओर इशारा कर रहा है जहां धार्मिक और सामाजिक कामों की आड़ में अपराध से कमाए गए पैसों को ठिकाने लगाया गया। वहीं धर्मांतरण मामले के मास्टरमाइंड छांगुर के पाकिस्तान से कनेक्शन होने के सबूत भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को छांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले हैं। छांगुर ग्रुप का संपर्क पीएफआई और पाकिस्तानी एजेंसियों से है। इस मामले में अलग अलग 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई। ये गिरोह कम उम्र की लड़कियों को फंसाकर निशाना बनाता था। छांगुर को कनाडा, लंदन और दुबई से फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से, उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। यूपी पुलिस ने मिशन अस्मिता अभियान चलाया था जिसके तहत गैर कानूनी धर्मांतरण गिरोह के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार किया। इसी सिलसिले में छांगुर के गैर कानूनी धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एटीएस और एसटीएफ की जांच जारी है। कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जिहाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कट्टरपंथ और गैर कानूनी धर्मांतरण का काम चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कोई
कितना भी काला काम क्यों ना करे, छुपाकर काम क्यों ना करे, उसका लेखा जोखा कहीं ना कहीं लिखता है, कहीं ना कहीं बनाकर रखता है। और इसी तरह छांगुर अपने काले नेटवर्क के इस लेन देन का लेखा जोखा एक लाल डायरी में रखता था। धर्मांतरण गैंग के सरगना मौलाना छांगुर से जुड़े नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। एटीएस की जांच में नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल डायरी बरामद हुई है। जांच में बरामद इस लाल डायरी में कई राजनेताओं के नाम मिले हैं जिन्हें चुनाव के लिए मोटी रकम दी गई थी, जिसकी अब जांच की जा रही है। छांगुर मामले में लगातार परत दर परत बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में अब एटीएस को एक ऐसी लाल डायरी हाथ लगी है जिससे शातिर छांगुर का हर राज फाश होने वाला है। सूत्रों के अनुसार इस लाल डायरी में ऐसे राजनेताओं के नाम मिले हैं जिन्हें चुनाव के लिए मोटी रकम दी गई थी, जिसको अब खंगालने की तैयारी है। चर्चा है कि उतरौला से एक पूर्व प्रत्याशी को छांगुर ने 90 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सका। यही नहीं, इस बार एक राष्ट्रीय दल से जुड़े पूर्व आईपीएस अधिकारी को 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरौला से मैदान में उतारने के लिए मौलाना छांगुर जमीन तैयार कर रहा था। केंद्रीय एजेंसी ईडी की कार्रवाई लगातार छांगुर के ठिकानों पर जारी है। कुल 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी, जिसमें से 12 तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ही है, बलरामपुर के नजदीकी गांव में, और इसका जो सहयोगी है दुर्गेश, उसके यहाँ लगातार छापेमारी चल रही थी। तो वहीं मुंबई में एटीएस और ईडी की छापेमारी लगातार जारी थी। उसके करीबी शहजाद, जिसके खाते में 2 करोड़ रुपए आए, वो कहां से 2 करोड़ रुपए आए, वो कहां गए, इसकी जांच लगातार चल रही है। छांगुर के सहयोगियों का, छांगुर के जो गुर्गे हैं, उसके जो बाशिंदे हैं, उन सब का हिसाब किताब इसने एक डायरी में भी रख रखा था, उसका भी एक जिक्र किया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारी समय समय पर छांगुर को मदद भी पहुंचाते रहते थे। छांगुर पिछले 10 सालों से बलरामपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय था। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों को फंडिंग करता था और अपने अनुयायियों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करता था। तहसील क्षेत्र में तो वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी प्रभावित कर रहा था। एटीएस ने ईडी को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उसमें छांगुर का देश विदेश में बैंक खातों का जाल फैला हुआ था। एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सबूत भी मिले हैं। विदेशी फंडिंग से बंगला, शोरूम, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई थी। दरगाह में हर साल भव्य उर्स का मेला लगता था। इसमें देश विदेश से लोग जुटते थे। इसका मकसद धर्मांतरण करवाना रहता था। उन लड़कियों को वो लोग यही समझाते सिखाते थे कि किस तरीके से अपना धर्म छोड़ के वो दूसरे धर्म में आ जाए, यहाँ सब कुछ अच्छा है। ये सब उसने उन लोगों की गरीबी का फायदा उठाते हुए, उनको नौकरी का फायदा उठाते हुए कि उनको हम मदद कर रहे हैं, इन सब के लिए किया। अब इसी मुहिम में जांच एजेंसियों को एक लाल डायरी मिली है। इस डायरी में क्या कुछ है, ये जब धीरे से जांच होगी और सब कुछ सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन कुछ चीजें सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं, वो ये हैं कि इसमें कुछ नेताओं के नाम हैं, कुछ अधिकारियों के नाम हैं, कुछ पुलिस वालों के नाम हैं। लाल डायरी से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच छांगुर के एक पूर्व सहयोगी बब्बू खान ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। बब्बू खान ने बताया कि मौलाना छांगुर एक पूर्व आईपीएस अफसर को चुनाव लड़वाना चाहता था। ये अफसर छांगुर का बहुत करीबी माना जाता था और कथित तौर पर उसे पुलिस की कार्रवाई से बचाता था। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। दरअसल यूपी एटीएस को छांगुर गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग लगे हैं। इस संबंध में एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे थे। इसके बाद ईडी ने ये एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में पता चला है कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में हुई है। ये रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए अलग अलग देशों से भेजी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर की सच्चाई परत दर परत बेनकाब होती जा रही है। छांगुर ने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की टीम तैयार की थी, जिसमें हैंडसम लड़कों के जरिए लव जिहाद और धर्मांतरण का काम करवाया जाता था, ताकि भोली भाली लड़कियां आसानी से जाल में फंस जाएं। धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले छांगुर के नेटवर्क को लेकर पुलिस की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। छांगुर ने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की टीम तैयार की, जिसमें हैंडसम लड़कों के जरिए लव जिहाद और धर्मांतरण का नापाक खेल खेला जा रहा था। इन गुर्गों के जरिए भोली भाली मासूम लड़कियों को फंसाने का काम किया जाता था।
यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि छांगुर कोडवर्ड के जरिए इस गोरख धंधे को तेजी से बढ़ा रहा था। इस कोडवर्ड के जरिए छांगुर ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराता था। छांगुर ने जो कोडवर्ड बनाए थे, जैसे कोडवर्ड के जरिए छांगुर अपने लोगों से बात करता था ताकि किसी बाहरी को पता ना चले कि अंदर हो क्या रहा है। इस गिरोह का शिकार बन चुकी ज्यादातर महिलाओं की उम्र 30 साल से कम है। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर लगभग 1,500 महिलाओं और लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है। इनमें निसंतान, विधवा, मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं शामिल थी। पहले इन्हें आश्रय, चमत्कार और इलाज के नाम पर फंसाता, फिर धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करता था और धर्म बदलने को मजबूर कर देता था। अब भी कई ऐसे लोग हैं जो उसे पीर, रूहानी बाबा और मसीहा तक मानते हैं और एटीएस के खुलासों के बावजूद उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है। बताया जा रहा है कि छांगुर और नीतू ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उनका फोकस सिर्फ लव जिहाद नहीं बल्कि पूरे परिवार के धर्मांतरण पर था। लव जिहाद के जरिए एक लड़की का धर्मांतरण होता है, जबकि मिशनरीज नेटवर्क के जरिए पूरा परिवार एक साथ धर्म बदल देता है। यही कारण है कि छांगुर को बड़ी मात्रा में फंडिंग मिशनरीज से मिलती थी। पैसा, मोटरसाइकिल, जमीन, इलाज का खर्च, शादी के खर्च सब कुछ छांगुर ही उठाता था। बदले में एक पूरा परिवार अपना धर्म छोड़ देता था। सबसे पहले ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाता था जिनमें या तो किसी बेटी की शादी की चिंता होती थी या कोई गंभीर रूप से बीमार होता था। अब तक छांगुर की इस चॉकलेट आर्मी टीम में 1000 से 1500 लड़कों को इस काम के लिए पेमेंट दी गई। आपको बता दें कि भारत में छांगुर का नेटवर्क यूपी के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। गैंग का सबसे ज्यादा फोकस नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब सबसे गंभीर सवाल, कितने छांगुर हैं इस देश में? देश भर में छांगुर जैसे जाने कितने शातिर लोग सक्रिय हैं जो भोली भाली हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं। आगरा में भी ऐसे ही धर्मांतरण गिरोह से 2 सगी बहनों को मुक्त कराया गया। लड़की के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वो किस दर्द से गुजर रहे हैं उनकी बातचीत से आप समझ पाएंगे। लड़कियों के पिता ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया। आगरा में धर्मांतरण गिरोह से 2 बहनों की रिहाई ने साबित कर दिया है कि देश भर में छांगुर बाबा जैसे न जाने कितने गिरोह काम कर रहे हैं। काम इनका एक ही है, हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करना और उन्हें मुस्लिम बनाना। आगरा में जो 2 सगी बहनें धर्मांतरण गिरोह से मुक्त कराई गई हैं, उनमें से बड़ी बेटी पीएचडी कर रही थी। लड़कियों के पिता ने मीडिया के सामने पूरी बात बताई। हमारी बड़ी बेटी हमारी एमफिल है, पीएचडी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। तो कोचिंग के दौरान उसकी कश्मीर की कुछ युक्तियाँ थी जो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में उनका कोटा था, पढ़ने आती थी। तो उसमें से 1-2 लड़की ने ब्रेन वॉश कर दिया और दोस्ती उसके साथ बरकरार रही और इस्लाम के प्रति वो बताते रही, हिंदू धर्म के विरोध में बोलती रही कि तुम्हारे धर्म में तो इतने देवी देवता हैं। वो अपनी मनगढ़ंत बातें जैसे द फिल्म केरला स्टोरी के अंदर बताया गया है, वो कुछ उससे ही मिलती है। बड़ी बहन को पहले उसकी कश्मीरी सहेली धर्म परिवर्तन कराने कश्मीर ले गई थी, लेकिन उस समय घर वाले किसी तरह से उसे रोकने में सफल रहे थे। उसको कश्मीर ले आई थी, कश्मीर में ही उसका धर्मांतर वगैरह निकाह कराती और इस दौरान हमने उसको कश्मीर से पहुंचने से पहले ही उसको हमारा सौभाग्य था कि कश्मीर से पहले ही हमने वहाँ चस्पा करा दी थी। हम उसमें कोई सिम नहीं थी, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, उनके फ़ोन चस्पा करा दिए थे हमने। तो वो एक सौभाग्य हमारा ये हुआ कि उस दौरान लैंड स्लाइडिंग हुई। लैंड स्लाइडिंग में
लैंडस्लाइड के अंदर, जांच के अंदर वो घर वापस आने के बाद कुछ दिनों तक तो बड़ी बहन ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी छोटी बहन को भी बहला फुसला लिया और उसकी कश्मीरी सहेली दोनों बहनों को फिर से साथ ले गई। फिर वो हमने उसको फोन भी नहीं दिया, मोबाइल वगैरह सब कुछ नहीं दिया। उसके बावजूद भी फिर उसने अपनी मिसेज का फ़ोन था, मिसेज के फ़ोन से फिर बना ली होगी आईडी वगैरह उसने, बस उसके संपर्क में यही बस। छोटी कैसे चली गई? सर वो उसके साथ ही सोती थी, तो थोड़ा उसने जब बड़ी को किया तो छोटी वाली में भी उसने उसको प्रभावित किया, बस यही। वो हमें भी प्रभावित कर दी, वो परिवार को पूरे प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। सायमा भी कर रही थी परिवार को प्रभावित, हमारी मिसेज से भी कह रही थी कि आप भी पढ़ के देखो, वो है उनका मकसद कुछ दूसरा ही। फिलहाल दोनों बेटियां पुलिस कस्टडी में हैं। लड़कियों के पिता का कहना है कि उसकी दोनों बेटियों को काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। अभी पुलिस कस्टडी में, अब काउंसलिंग होगी तब बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत होती है। अच्छा, क्या कहना है उनका बेटियों का? बेटियों को समझा ही रहे हैं। अभी उसके समझ में अभी जो 3-4 साढ़े 3 महीने का समय लगा है, वो एक दिन में तो बात हो नहीं जाएगा। इसलिए उनकी नीट काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है और उसको हम करा रहे हैं और कराएंगे। और ऐसा भविष्य में ऐसी कोई गलत कदम ना उठाएं, ऐसा हम उनको। दोनों बेटियों को धर्मांतरण गिरोह से छुड़ाने के लिए पूरा परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दे रहा है। साथ ही इनकी सलाह ये भी है कि सभी हिंदू परिवारों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। कि एक पुस्तक एक ऐसी है, सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ। इसको समस्त देशवासियों को पढ़नी चाहिए, जिससे कहीं भी कोई भी अगर इसकी पुस्तक कोई पढ़ेगा तो उससे कोई भ्रमित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बस मैं एक संदेश देता हूँ। इसके अलावा मैं एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सहृदय धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए अपनी शीघ्र कार्रवाई करते हुए ये प्रकरण का उजागर किया है और इसके अंदर जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी है। लड़कियों के पिता ने समाज से भी अनुरोध किया है कि वो अपनी लड़कियों को धार्मिक और व्यावहारिक शिक्षा जरूर दें, ताकि उनको कोई गुमराह न कर सके। पढ़ी लिखी, मेरा से एक संदेश है देश की समस्त माता पिता और बेटियों को, जो इसका हम क्या है, इस तरह के दरिंदों से दूर रहे, इन दरिंदों के हमेशा सतर्क रहे और अपने धर्म का ज्ञान अपने धर्म के प्रति बताता रहे। क्योंकि हमारी समय एक ऐसा होता है नौकरी का और उसका, जिससे कि उसका हम इतना समय नहीं दे पाते। स्कूल में बच्ची उठते आती हैं, शाम को आके थक जाती हैं, सो जाती है अपने। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को, अपने बेटों को उसके बारे में अपनी शिक्षा प्रदान करें। लड़कियों के पिता ने यह भी बताया था कि दोनों लड़कियों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि दोनों ने पूरे घर को भी धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। जेपी सिंह, भारत एक्सप्रेस, आगरा। इस मामले पर जमकर राजनीति हुई है, इसको लेकर बहुत बहसबाजी हुई है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है, न सिर्फ इस तरह का नेटवर्क चल रहा है बल्कि बाकायदा फंडिंग की जा रही है। ट्रेंड लोगों को बुलाया जा रहा है, ट्रेनर्स को बुलाया जा रहा है जो यहाँ पर लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके बाद लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ये कितनी गहरी साजिश है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और छांगुर के पकड़े जाने के बाद इसके नेटवर्क का कई बड़े खुलासे हमारे सामने आने वाले दिनों में होंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं, जिसका अपडेट भारत एक्सप्रेस पर हम आपको देते रहेंगे।